My name is Jessica Pandey. I am from Shatna. I have completed my B.Ed and MSc from APS University Riga, and I have 2 years experience in teaching. Recently I am taking a home tuition. So let's start our topic. तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास दो तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। तो जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, उनमें ग्रोथ होती हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये सब चीज़ें एब्सेंट रहती हैं। तो हम नॉन लिविंग थिंग्स का एक एग्जांपल देखते हैं। हम ब्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक घर को बनाने के लिए एक छोटी सी ईंट का ज़रूरत होता है। तो ये जो ईंट है, ये ईंट घर की बेसिक यूनिट हुई। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एक छोटी सी बेसिक यूनिट से ही मिलकर बने होते हैं। तो आज हम उस बेसिक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। तो व्हाट इज अ सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल की खोज की और इन्होंने इसे सेल नाम दिया। इन्होंने कार्प के एक छोटे से टुकड़े को देखा था और उसमें ब्रैकेट लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह का था और इसे इन्होंने सेल नाम दिया। इसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए और इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। इसके बाद सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी को स्लीडन एंड सॉन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। जो स्लीडन थे ये बॉटनिस्ट थे और इन्होंने देखा, ये बहुत सारे प्लांट्स को देखते थे अपने आसपास से और इन्होंने देखा कि जो पौधे होते हैं वो एक तरह की सेल से और एक ही तरह की टिश्यू से मिलकर बने नहीं होते हैं। इसी तरह से सॉन ने आगे स्टडी किया और इन्होंने देखा कि जो सेल होती है, सेल के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। और साथ ही इन्होंने प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया और इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे इन्होंने सेल वॉल नाम दिया। फिर लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। तो इसको रूडोल्फ विर्चोव नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि जो पुरानी सेल है, पुरानी सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन होता था। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। अब हम देखेंगे कि ये जो सेल होती है, सेल जो होती है ये बेसिक यूनिट है और ये इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आखिर इसके अंदर क्या क्या होती है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो सेल होती है मेन रूप से सेल ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो सेल वॉल होती है ये बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। जो सेल वॉल होती है इम्परमिएबल होती है, ये सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, इम्परमिएबल होती है। कोई भी मॉलिक्यूल्स इसको इससे ट्रांसफर नहीं हो सकता है और ये क्या करती है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये भी सेल वॉल के बाद, जैसे सेल को देखें ना, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सेल हुई, सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होती है सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम देखेंगे तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है और सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो सभी एक ही तरह के बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मेन रूप से लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इसमें लिपिड 40% और प्रोटीन जो होता है ये 59 एंड कार्बोहाइड्रेट 1% प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल जो है ये इसे डेनियल और डेविसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे फ्लूइड मेजर मॉडल कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है और इन्होंने बताया कि जैसे सीरे में गुलाब जामुन रहता है, सेम इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड धंसे हुए रहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, जिससे लिपिड का अमाउंट चारों तरफ होने से जो लिपिड मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर होते हैं, जबकि जो नॉन लिपिड मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते। तो ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, इसके लिए छोटे छोटे चैनल्स बने होते हैं, प्रोटीन्स के पंप होते हैं, जिससे ही जो नॉन पोलर, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, से अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर। तो ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का मटेरियल होता है। सेल में सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल, सेल के बीच में जो रहता है मटेरियल उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में
दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, साइटोसोल और ट्रोफोप्लास्ट। तो जो इसका लिक्विड मटेरियल होता है इसे साइटोसोल कहते हैं, और जो नॉन लिक्विड मटेरियल होता है इसे ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं, जिसे कि जो कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में चारों तरफ तैरते रहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हेड होता है या कि मैनेजर होता है किसी भी सेल का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस के में दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि डबल हेलिक्स होता है, और यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, इसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ ऐसी मुड़ी हुई रहती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल भरा रहता है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। जो 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स, जो 1 से 4 नंबर के कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जो कि 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि हमने खाना खाया, मैंने चावल खाया, चावल गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में चावल का ब्रेक डाउन होता है जब तक कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी माइक्रोबिलाइज होती हैं, माइक्रोबिलाई एक स्पंज की तरह होती है। तो ये माइक्रोबिलाई क्या करती है, इस ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और इस ग्लूकोज को भेज देती हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो ग्लूकोज होता है उस सेल के पास जाता है जिसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे ये सेल के अंदर ग्लूकोज आता है तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इससे एटीपी निकलती है 2 मॉलिक्यूल्स। इसके बाद ये जो ग्लूकोज होता है ये पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाइरूवेट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलती है जिसमें पाइरूवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है और फर्दर एटीपी निकलती है, और इसके साथ ही साथ इसमें एनएडीपी और एफएडीपी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ट्रांसफ़र करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन है ये इंटर माइक्रो मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जब ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो अब ये प्रोटॉन के निकलने के लिए कहीं जगह नहीं होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का 5th नंबर का जो कॉम्प्लेक्स होता है इसे एटीपी पंप कहते हैं। इस एटीपी पंप से होकर ये प्रोटॉन निकलते हैं। जब ये 3 प्रोटॉन निकलते हैं तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हमारा मेन उद्देश्य है एटीपी का फॉर्मेशन, और हमारी एटीपी बन गई। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना। इसके 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। जो वेसिकल्स होता है ये सर्कुलर होता है, जबकि सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं। तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह से होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके चारों तरफ ये राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये राइबोसोम की प्रेजेंस होने की वजह से ही इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जबकि जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इनका अमाउंट उन सेल में ज़्यादा होता है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम ये होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स को पूरे सेल और ये साइटोप्लाज्म के अंदर अगर किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद गोल्गी बॉडी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। गोल्गी बॉडी भी सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से ही मिलकर बना होता है। इसमें अंतर ये है कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल्गी प्रेजेंट रहता है और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। मतलब वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और
सिस्टर्नी एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं जिसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये गोल्गी बॉडी क्या करता है कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ये लिपिड और प्रोटीन गोल्गी में गए और ये गोल्गी में जाने के बाद इसमें लिपिड और प्रोटीन में ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही इसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, मतलब ग्लूकोज को ऐड किया जाता है, फिर इसको वेसिकल्स में पैक करने के बाद गोल्गी से ये वेसिकल्स में पैक होते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और फर्दर सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। तो ईआर गोल्गी में डिफरेंस ये हुआ कि ईआर केवल सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि गोल्गी सेल के बाहर ट्रांसफर करता है। अब ईआर और गोल्गी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम में क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनेल्स नॉन फंक्शनल है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया है, तो इसको लाइसोसोम में भेज दिया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं इस ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इस ब्रेक डाउन करने के लिए वाले एंजाइम जो होते हैं डीएनएस, आरएनएस, लाइपेस होता है, ये क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर का पीएच जो होता है ये एसिडिक पीएच होता है, पीएच 5 के समथिंग, जबकि हमारे साइटोप्लाज्म का पीएच 7.5 होता है। तो इसके अंदर का पीएच 5 कैसे हुआ, ये जो लाइसोसोम हुआ इसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में H+ पंप होते हैं। तो H+ पंप जो होता है ये साइटोप्लाज्म से H+ आयन को लाइसोसोम के अंदर भेजता है। लाइसोसोम के जब अंदर भेजता है तो लाइसोसोम के अंदर तो पहले से ही H+ आयन ज़्यादा है, जबकि साइटोप्लाज्म में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो H+ आयन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी किस फॉर्म में लगती है, ATP के फॉर्म में। तो जब H+ आयन मूव करेगा साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम में तो इसमें एनर्जी लगेगी और इसके साथ साथ H+ आयन लाइसोसोम में चला जाएगा, जिससे कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन लाइसोसोम के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसके एनवायरनमेंट को एसिडिक किया जाता है। फिर आता है वैक्यूल्स भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी से ही फॉर्म होता है। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है ये सेल डिवीजन के समय काम आता है। जब सेल डिवाइड होती है तब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये सेंट्रियोल से ही निकलते हैं और ये जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं उससे अटैच होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड होता है ये मेनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट के डिफरेंस के बेसिस पर प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रन करवाता है। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे थाइलोकॉइड्स कहते हैं। जैसे अगर हम सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो ये स्टॉक बना लेगा, उसी तरह से यहाँ पे थाइलोकॉइड एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, ये ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। और ये थाइलोकॉइड होता है, थाइलोकॉइड में ही क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है और उसी सनलाइट को यूज करके ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रन करवाते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये ऑरेंज, रेड और येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो ये पेरिकार्प में मेनली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने ऑरेंज देखा होगा तो ऑरेंज में बीज के अलावा जो भी पार्ट होता है वो पेरिकार्प कहलाता है। तो ये ऑरेंज कलर प्रेजेंट होता है। और जो पेटल्स होती हैं, फ्लावर्स हमने देखा, फ्लावर्स में जैसे रेड कलर का फ्लावर होता है, तो जो रेड कलर है ना ये उसका पेटल हुआ और ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। नेक्स्ट है परागजीसोम। परागजीसोम में जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड होता है। हाइड्रोजन पराक्साइड बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है, तो हाइड्रोजन पराक्साइड को नॉन टॉक्सिक करने का काम किया जाता है क्योंकि बहुत टॉक्सिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बहुत ही सिंपल सेल्स होते हैं और मेनली ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो न्यूक्लियस होता है इनकम्प्लीट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि और सारे ऑर्गेनेल्स जैसे यूकैरियोटिक सेल एक डेवलप सेल होती है। इसमें प्लांट, एनिमल्स, फंगी और प्रोटिस्टा आते हैं। और जितने ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक
मेंबर्स में उतने नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर देखें तो इसमें चार आउटर मेम्ब्रेन कैप्सूल होती है, आउटर मेम्ब्रेन के चारों तरफ कैप्सूल होती है, फिर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसका जो लिक्विड मटेरियल होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कि मैंने पहले बताया। इसमें राइबोसोम्स होता है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और इसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। अब हम यूकैरियोटिक सेल की देखें तो इसमें यूकैरियोटिक सेल प्लांट और एनिमल्स को हम देखते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते ही रहते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स में डिफरेंस होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर पोर दोनों में है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी है दोनों में, राइबोसोम्स भी दोनों प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्म भी दोनों में है, पराक्सीसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम दोनों में है। वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटा रहता है, जबकि प्लांट में वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा रहता है। डिफरेंस इतना है कि जो प्लांट सेल होती है इसमें सेल वॉल, प्लाज्माडेस्माटा और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है इसमें केवल सेंट्रियोल होता है। अब हम कंक्लूजन देखें ओवरऑल तो इसमें रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवर किया और उसको नाम दिया सेल। इसके बाद एंटोनी लीवेनहॉक आए और उन्होंने लिविंग सेल दिया। इसके बाद सेल थ्योरी स्लीटन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट ने दी और इसको एक्सटेंशन रुडोल्फ विल्कोव नाम के साइंटिस्ट ने दिया। जो सेल होती है दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है विदाउट कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें न्यूक्लियस कंप्लीट रहता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह प्रॉपर प्रेजेंट रहती है। जो सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने एक चीज़ बताना भूल गई कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स ये एक साथ मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि गर्ल भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ती हैं, मतलब कि गर्ल भी इसमें हमारी ट्रिक छुपी हुई है। तो जी से गोल्गी बॉडी, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L से लाइसोसोम, P से वैक्यूल्स। तो क्या हुआ, गर्ल भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।